नमस्कारम। मैं मार्तंड कुमार शुक्ल आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, स्वर, व्यंजन, ये सारे के सारे वीडियोज़ हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आज जो बिंदु हम प्रारंभ कर रहे हैं ये यूपी टीटी और सुपर टेट दोनों के लिए परम उपयोगी है और व्याकरण से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सारी परीक्षाओं के लिए भी आज का ये बिंदु उपयोगी है। ये बिंदु है आज संधि का। तो संधि हिंदी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना संस्कृत के लिए है, और जिसने संस्कृत की संधि पढ़ लिया तो फिर उसे हिंदी की संधि में कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बस एक निवेदन करूंगा आप लोगों से कि वीडियो कैसे बन रहा है और क्या है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी संस्कृत विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत मार्तंड है और मार्तंड सर आपके साथ हैं। आइए प्रारंभ करते हैं संधि का प्रकरण। बेटा, ये जो संधि का प्रकरण है, संधि का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग यही जानते हैं कि संधि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, संधि होता है। ये बात आज के बाद नोट कर लीजिए और कभी ये गलती मत करिएगा कि संधि शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? तो संधि शब्द पुल्लिंग है, ये बात जानते रहिएगा। पहली महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैं इस बात को यहीं स्पष्ट कर देना उचित समझता था। संधि का मतलब होता है समझौता। समझौता क्या? जहां पर दो वर्ण मिलकर के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां पर दो वर्ण मिलकर के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम संधि है। लोग कहते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, लेकिन ये शब्द कोई अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि विकार नहीं होता, वहाँ पर निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। तो आप ऐसा जानिए कि दो अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व के वर्णों का मिलकर एक हो जाना और उनसे किसी तीसरे तत्व का निर्माण हो जाना, किसी तीसरे वर्ण का निर्माण हो जाना, इसी प्रक्रिया को संधि कहा गया। इसी प्रक्रिया को संधि कहा गया। और संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संधि में संस्कृत को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संहिता कहा जाता है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर संहिता क्या है? तो इसका नाम जानिएगा कि वर्णानाम, वर्णानाम माने वर्णों की, अतिशय माने अत्यधिक, सन्निधि माने समीपता, यानी वर्णों का अत्यधिक सन्निकट हो जाना, मतलब वर्णों का परस्पर एक दूसरे में ऐसा मिल जाना कि अलग न प्रतीत होना ही क्या कहे जाता है? सन्निधि कहा जाता है। और सन्निधि को ही संहिता कहा जाता है और संहिता को ही संधि कहा जाता है। ठीक है ना? तो वर्णों का अतिशय सन्निकट हो जाना, वर्णों का अतिशय सन्निकट हो जाना ही सन्निधि है, और सन्निधि ही संहिता है, और संहिता ही संधि है, और संधि का मतलब समझौता होता है। यानी कि जहां पर दो वर्ण मिलकर के किसी तीसरे वर्ण का निर्माण कर देते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम संधि है। पूरी बात समझ में आई? चलिए, अब ये संधि कार्य कहाँ कहाँ नित्य होता है और कहाँ नित्य नहीं होता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कहाँ कहाँ संधि नित्य होने का मतलब सदैव होता है। जैसे आपने कहा रामः गच्छति, रामः गच्छति, उसी जगह आप ये कह सकते हैं कि रामो गच्छति, रामः शेते, या आप ये भी कह सकते हैं रामस्येते, या आप ये भी कह सकते हैं रामश्येते।
तो कहाँ पर संधि अनिवार्य है और कहाँ पर संधि अनिवार्य नहीं है, ये बात भी जान लेना आवश्यक है। इसीलिए शुरुआत हम एक श्लोक से करेंगे, उसको सुनिएगा और समझिएगा कि संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहितैक पदे नित्या, यहाँ तक लेंगे तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि संहिता एक पदे नित्या, यानी संहिता कहाँ नित्य होती है, तो एक पद में नित्य होती है। जैसे नमस्ते, ध्यान दीजिए, जैसे आपने शब्द लिखा नमस्ते, तो यहाँ पर एक पद है कि नहीं है? नमस्ते एक पद है, बोलो स्पष्ट है, नमस्ते एक पद है। अब ये नमस्ते में संधि कार्य हुआ है, बोलो हुआ है कि नहीं? इसको आप यूं नहीं कहते कि नमहते, आप ऐसा कभी किसी को बोलते हुए सुने हैं नमहते? नहीं, इसी को आप क्या बोलते हैं? नमस्ते, यानी कि ये नमस्ते एक पद है, इसलिए यहाँ संधि कार्य नित्य होता है, यानी संधि हुआ रहता है, ऐसा कहा गया। तो संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो। और कहाँ संहिता नित्य होती है? तो धातु में और उपसर्ग में। बात समझ रहे हैं? तो संहिता कहाँ कहाँ नित्य होती है? एक पद में, धातु में और उपसर्ग में। अगली बात क्या कही कि नित्या समासे, और कहाँ पर? तो ये आप जान लीजिए कि समास में भी संहिता नित्य होती है। वाक्ये तु, और वाक्य में सा विवक्षाम अपेक्षते, यानी वाक्य में संहिता, यूं समझिएगा कि वाक्य में संहिता, वाक्य में संहिता वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। क्या है? वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, यानी वक्ता चाहे तो अपने वाक्य को बोलते समय चाहे तो संधि करे और चाहे तो ना करे। पूरी बात मात्र इतनी आप समझिए कि एक पद में, धातु में, उपसर्ग में और समास में, चार जगह, कहाँ कहाँ पर? एक पद में, धातु में और उपसर्ग में और समास में संधि कार्य नित्य होता है, और वाक्य के अंतर्गत संधि कार्य नित्य नहीं होता। ये पूर्णतया वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वक्ता चाहे तो संधि करे, चाहे तो ना करे। चाहे वह कहे कि रामः गच्छति, चाहे वो कहे रामो गच्छति, चाहे वो कहे रामर गच्छति, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी वक्ता चाहे तो संधि कार्य करे, वक्ता चाहे तो संधि कार्य ना करे, यह बात पूर्णतया उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब बेटा जो ये संधि है, तो संधि कितने प्रकार की है, कौन कौन सी है, किस संधि का क्या भेद है और किस संधि में क्या होता है, ये बातें हमने नीचे लिखी है। तो संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। सबसे पहली जो है वो है स्वर संधि, जो दूसरी है वो है व्यंजन संधि, और जो तीसरी और अंतिम है उसका नाम दिया गया विसर्ग संधि। यानी संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये तीनों का अलग अलग परिचय प्राप्त करिएगा कि संधि में दो पद होता है। कितना पद होता है? दो पद होता है। जैसे मान लीजिए ये धन का चिन्ह है, तो इसके धन के चिन्ह के पहले जो पद है इसे आप कहेंगे पूर्व पद, और धन के बाद जो आता है इसे कहा जाता है उत्तर पद।
इस बात को जानते रहिएगा। ये बात जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पहले धन के आता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो धन के बाद आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब पूरी बात समझिएगा कि स्वर संधि की विशेषता ये है, सबसे बड़ी ये है विशेषता कि यहाँ धन के पहले स्वर आता है। पूरी बात स्पष्ट ये है कि जब धन के पहले स्वर आए, धन के पहले स्वर आए यानी पहले पद का अंत स्वर से होता है तो वो स्वर संधि है। पहले पद का अंत अगर व्यंजन से होता है तो वो व्यंजन संधि है, और पहले पद का अंत अगर विसर्ग से होता है तो वो विसर्ग संधि है। इतनी बात जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो संधि में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। यानी धन के पहले जो है वो पूर्व पद है और धन के बाद जो है वो उत्तर पद होता है। संधियां तीन प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे सरल पहचान ये है कि धन के पहले स्वर यानी स्वर से पहले पद का अंत हो रहा है, स्वर से पहले पद का अंत हो रहा है तो वो स्वर संधि है। व्यंजन से पहले पद का अंत हो रहा है तो वो व्यंजन संधि है, और विसर्ग से पहले पद का अंत हो रहा है यानी पहले पद के अंत में अगर विसर्ग मिलता है तो वो विसर्ग संधि है। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई जो आपको जानना परम आवश्यक है। इतनी बातों को आपने जान लिया। अच्छा, अब जो इससे रिलेटेड अगली बात है उसको समझिएगा। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में होता बेटा ये है कि स्वर का योग स्वर से होता है, यानी स्वर का योग जब स्वर से होता है तो किसका निर्माण होता है? स्वर का ही निर्माण होता है। सबसे बड़ी विशेषता कि स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि पहले पद के अंत में अगर स्वर आ रहा है यानी आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ, इन 9 स्वरों में से किसी भी एक स्वर के द्वारा पहले पद का अंत हो रहा है तो वो स्वर संधि है। पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान, दूसरी विशेषता यह इसकी है कि स्वर से स्वर का ही योग होता है, यानी स्वर के बाद स्वर ही आएगा और स्वर से स्वर मिलने पर, ध्यान दीजिएगा कि स्वर से स्वर मिलने पर स्वर का ही निर्माण होता है, यानी स्वर से स्वर मिलने पर स्वर का निर्माण होता है। कैसे? जैसे छोटा आ छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ का निर्माण होगा, आ में ई मिलेगा तो ए का निर्माण होगा, और आ में ऊ मिलेगा तो ओ का निर्माण होगा। यानी स्वर के बाद स्वर आएगा ये भी कन्फर्म है, पहले पद के अंत में स्वर आएगा ये भी कन्फर्म है, दूसरे पद का प्रारंभ भी स्वर से होगा ये भी कन्फर्म है, और स्वर से जब स्वर मिलेगा, स्वर से जब स्वर मिलेगा तो निर्माण किसका होगा? तो ये बात जानिएगा कि स्वर से स्वर के मिलने पर स्वर का ही निर्माण होता है। जैसे आ बराबर बड़ा आ ई बराबर ए और आ ऊ बराबर ओ। स्वर संधि का पूरा कंसेप्ट समझ में आया। दूसरी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में भी जान लीजिए कि पहले पद का अंत अगर व्यंजन से हो रहा है यानी किसी भी हलंत वर्ण से हो रहा है, जैसे का, जैसे खा, जैसे गा, यानी जिन वर्णों में हलंत लगा है, जिन वर्णों में हलंत लगा है, अगर ऐसे वर्णों से पहले पद का अंत हो रहा है तो वो कौन सी संधि होगी? तो वो व्यंजन संधि होगी। इस बात को जानिएगा। दूसरी बात ये समझिए कि व्यंजन का योग चाहे व्यंजन से होवे, व्यंजन का योग चाहे व्यंजन से होवे या व्यंजन का योग स्वर से होवे, लेकिन निर्माण सदैव किसका होता है? तो ये जानिएगा कि व्यंजन का योग चाहे स्वर से हो या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, लेकिन वहां पर निर्माण किसका होगा? तो व्यंजन का ही निर्माण होगा। जैसे आप देख रहे हैं उत धन ज्वल है तो पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? शुद्ध व्यंजन आ रहा है, और इसके बाद ज्वल में भी क्या आ रहा है? जा आ रहा है।
तो ता की जगह भी जा हो गया, यानी व्यंजन से व्यंजन मिला तो व्यंजन का निर्माण हो गया। यही बात बताई गई है व्यंजन संधि में। ठीक है ना बेटा। चलिए, अब जो तीसरी संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपके लिए जानना परम आवश्यक है। वो ये है कि विसर्ग का योग विसर्ग से नहीं होता है। विसर्ग बराबर विसर्ग धन विसर्ग बराबर विसर्ग ऐसा कभी नहीं होगा, यानी विसर्ग का योग विसर्ग से कतई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग अयोग वाह है, इसका योग कभी नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा कि स्वर से स्वर मिला तो स्वर बना, व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर मिला तो व्यंजन बना, लेकिन विसर्ग से विसर्ग कभी नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, विसर्ग का निर्माण भी नहीं होगा। नहीं तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कहें, यही लॉजिक लगा दें कि स्वर स्वर मिलेगा तो स्वर बनेगा, व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन मिलेगा, तो उसी तरह से विसर्ग से स्वर या व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग बनेगा। विसर्ग कभी नहीं बनेगा, ये गलती मत करना बेटा। तो यानी विसर्ग और विसर्ग का योग कभी नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के ही बाद आता है। किसके बाद आता है? कभी सदैव किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है। तो विसर्ग संधि में ये बात आप ध्यान रखिएगा। विसर्ग संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विसर्ग का योग स्वर से भी हो सकता है और विसर्ग का योग व्यंजन से भी हो सकता है, लेकिन विसर्ग का योग चाहे स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, निर्माण किसका होता है? तो निर्माण स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी हो सकता है। कैसे? जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, मनः धन रथः, तो यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग की जगह पर जब ओ हो गया तो क्या बन गया? मनोरथः। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरह जैसे आपने एक शब्द लिखा हरिः वदति, क्या लिखा आपने? हरिः वदति, तो यहाँ पर क्या होगा कि विसर्ग की जगह रा हो जाएगा तो ये बन जाएगा हरिर वदति, यानी विसर्ग से किसका निर्माण हुआ? यहाँ पर व्यंजन का निर्माण हुआ और मनोरथा में ओ यानी स्वर का निर्माण हुआ। बात समझ रहे हैं ना बेटा? चलिए, तो पूरी बात संधि का ये जो परिचय है, संधि का ये परिचय का वीडियो है सिर्फ, और इसमें संधियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो पूरी बात एक बार फिर से मैं आप सबके सामने दोहरा देता हूँ। इस बात को पूरा समझ लीजिएगा ताकि यहाँ से उठने वाला कोई भी प्रश्न आपको कभी विचलित न कर पाए। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। संधि का मतलब समझौता होता है। संधि को संस्कृत में संहिता कहते हैं। वर्णों की अतिशय सन्निधि यानी वर्णों की परस्पर समीपता को ही सन्निधि कहा जाता है और सन्निधि को ही संहिता कहा जाता है। संहिता का ही मतलब संधि होता है। संधि का मतलब समझौता होता है और समझौता होता है इसलिए संधि पुल्लिंग शब्द है। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि संधि कहाँ कहाँ नित्य होती है और कहाँ नित्य नहीं होती। तो एक पद में, धातु में, उपसर्ग में और समास में संधि कार्य सदैव नित्य होता है, लेकिन वाक्य में संधि कार्य नित्य नहीं होता है। वह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वाक्य में संहिता वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। वक्ता चाहे तो संधि कार्य करे, वक्ता चाहे तो संधि कार्य न करे। अब जानिएगा कि संधियों के प्रमुख 3 भेद हैं। पहले को स्वर संधि कहा गया, दूसरे को व्यंजन संधि कहा गया, तीसरे को विसर्ग संधि कहा गया। पहले पद के अंत में स्वर मिले तो स्वर संधि की पहचान, पहले पद के अंत में व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि की पहचान, और पहले पद के अंत में विसर्ग मिले तो विसर्ग संधि की पहचान होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जानिएगा कि स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है और स्वर का ही निर्माण होता है। जैसे आ मिल के बड़ा, आई मिल के ए और आऊ मिल के ओ बनता है।
इसका प्रकरण पूर्ण हुआ। व्यंजन संधि में क्या होता है, तो व्यंजन संधि में आप जानिएगा कि व्यंजन से चाहे व्यंजन का योग हो, चाहे व्यंजन से स्वर का योग हो, निर्माण सदैव व्यंजन का ही होगा। जैसे उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, इसका भी प्रकरण पूर्ण हुआ। तीसरा जो है विसर्ग संधि, तो विसर्ग का योग स्वर से भी हो सकता है और विसर्ग का योग व्यंजन से भी हो सकता है, लेकिन निर्माण विसर्ग का कतई नहीं होगा। विसर्ग का योग चाहे स्वर से हो और चाहे व्यंजन से हो, तो इन दोनों की जगह पे स्वर का भी निर्माण हो सकता है और व्यंजन का भी निर्माण हो सकता है। जैसे मना धन रथा बराबर मनोरथा, यहाँ पर विसर्ग की जगह ओ हो गया और हरिह धन वदति का हरिर वदति बन गया, यहाँ पर विसर्ग की जगह रा हो गया। ठीक है ना बेटा। तो ये रहा आपका आज का संधि का परिचय। संधि के परिचय में संधि के बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी दी। अब एक एक संधि को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। सबसे पहले स्वर संधि का पूरा विभेद वर्णन किया जाएगा, फिर व्यंजन संधि का और फिर विसर्ग संधि का। यानी एक एक संधि को लेकर के हम आपके पास एक एक वीडियो बनाते चलेंगे और आप उसको देखते चलिएगा, ताकि जो भी प्रकरण आप हमारे इस चैनल संस्कृत मार्तंड से पढ़ें वो इस तरह से आपको स्पष्ट हो जाए कि जीवन में उसे दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। एक ही निवेदन आप लोगों से फिर करूंगा कि संस्कृत मार्तंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी हमें देते रहें। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी बताते चलिएगा और यहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो बहुत सुंदर मिलेंगी, सटीक मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हरि ओम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में संधि के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सब भी प्रसन्न रहिएगा और आगे बहुत ही उन्नत करिएगा। ठीक है ना बेटा।